साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ऊपर। अ, हमारे बात करने का जो नज़रिया है वो नज़रिया है कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं हिंदी साहित्य के रूप हिंदी के लिए, वो चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो या हायर एजुकेशन से संबंधित जो असिस्टेंट प्रोफेसर के विभिन्न राज्यों में परीक्षाएं होती हूँ, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहाँ पर बैठते हैं और कितने प्रासंगिक हैं, उन बातों को हम आज आपके सामने रखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जितना महत्वपूर्ण आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्थान है, शायद उससे कमतर स्थान हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जहाँ तक उनका दायरा है वो हिंदी साहित्य का इतिहास, एक इतिहासकार के रूप में रहे हैं, एक निबंधकार के रूप में रहे हैं, एक आलोचक के रूप में रहे हैं और बहुत बहुत कमतर लोग जानते हैं कि वो कवि भी रहे हैं। लेकिन कविता उनकी उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही है शुक्ल जी की, जितनी कि हिंदी साहित्य का इतिहास, उनके मनोविकार संबंधी निबंध और मनोविकार से हटकर सैद्धांतिक जो सिद्धांत के रूप में उनके निबंध या आलोचना रहे हैं वो, और व्यवहारिक आलोचना शुक्ल जी की बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। जबकि अगर हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्य कर्म का मूल्यांकन करने बैठते हैं या उनको देखते हैं कि उनका विस्तार कहाँ तक रहा है, तो हम पाते हैं कि वो शुक्ल जी से एक कदम और आगे बढ़कर, शुक्ल जी जहाँ इतिहास, निबंध और आलोचना तक सीमित होते हैं हिंदी साहित्य के नज़रिए से, हजारी प्रसाद द्विवेदी वहीं एक कदम आगे बढ़ते हैं। मतलब कि उसमें एक और चीज़ जुड़ जाता है। शुक्ल जी जहाँ पर ख़त्म करते हैं, अपने पूरे दायरे को समेटते हैं, उससे उनका दायरा थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। मतलब कि उनका जो कर्म क्षेत्र है वो उपन्यास भी रहा है, और ऐसे उपन्यास रहे हैं जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के होते हुए भी वो अपने वर्तमान समय और संदर्भों को प्रासंगिक करते हैं, बनाते हैं, अपने समय के सवालों से जूझते हैं, लड़ते हैं और एक विकल्प देने की कोशिश करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जिनका जो सेगमेंट है, जिनका हम क्षेत्र देखें, तो वो चार पावदान पे खड़े होते हैं, नजर आते हैं, या चार पाव उनके साहित्य के जो पिलर हैं वो चार हैं: आलोचना, निबंध, इतिहास और उपन्यास। जबकि वहीं शुक्ल जी आलोचना, निबंध और इतिहास की उनकी किताबें। तो क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, क्या बनने के जो चांस होते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी पे, वो कौन कौन सा क्षेत्र है, आइए हम उन पर बातें करते हैं। पहला तो ये कि हम किसी कवि या रचनाकार को या उसके विषय में जब हम बात करते हैं तो पहला इम्पॉर्टेंट यह होता है कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या रहा है और उसका जुड़ाव कहाँ से रहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ है वो 1907 में, 19 अगस्त 1907 में बलिया जिला, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में उनका जन्म हुआ है, और उनका देहावसान जो हुआ वो 19 मई 1979 को वो इस इहलोक को छोड़ करके चले गए। जिस पर एक क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि उनका जन्म कहाँ है और वो कहाँ के रहने वाले हैं। बेसिकली जन्म 1907 में, और 1907 एक और डेट ऑफ बर्थ है जो महादेवी वर्मा जी का भी है। महादेवी वर्मा जी फर्रुखाबाद से बिलोंग करती रही वो इलाहाबाद में, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 में उनका जन्म हुआ, लेकिन जन्म उनका हुआ है उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी पे, वो बनता है उनके आलोचना साहित्य पर, और उनकी जो आलोचनात्मक पुस्तकें हैं
वो 10 या 12 हैं, लेकिन महत्वपूर्ण 5 से 6 हैं जो विभिन्न प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या उनके पूछे जाने के चांस बने रहते हैं। पहला एक उनका जो आलोचनात्मक पुस्तक है या किसी कवि को का कोई ग्रंथ क्यों महत्वपूर्ण होता है, वो पहली बात तो ये है कि उसका प्रथम जो ग्रंथ है या कोई पुस्तक है वो इम्पॉर्टेंट होती है कि अपने जीवन में पहली पुस्तक कौन सी लिखी। तो अमूमन पूछा ही जाता है कि निराला की पहली किताब कविता कौन सी है, उनकी कविता संग्रह पहली कौन सी है, या प्रसाद की रचनाओं को लेकर इस तरह से पूछा जाता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के संदर्भ में भी ये बातें सत्य होंगी कि उनकी पहली आलोचनात्मक किताब कौन सी है। उनकी आलोचनात्मक पहली किताब है सूर साहित्य, 1936 में प्रकाशित हुई। और इसके साथ साथ जो दूसरी किताब आती है बहुत बड़ी हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना एक हैसियत रखती है, हिंदी साहित्य की भूमिका, और इसी जो 1940 में आती है। और ये ऐसी पुस्तक रही है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बहुत से स्थापनाओं को खारिज करती है और अपनी स्थापना को ये स्थापित करती है। खास तौर से हिंदी जो भक्ति काल का जो उद्भव है और उसका विकास, इन सभी को इस बिंदु पर यह बहुत तगड़ा प्रहार करती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नजरिया को लेकर, और खारिज करती है उनकी बात को कि मुसलमानों के आगमन से यहाँ पर जो है भक्ति काल का जो है उत्तर भारत में उद्भव हुआ और उसका विकास हुआ। और हजारी प्रसाद इसी किताब में कहते हैं कि यदि मुसलमान भारत में नहीं आते तो भी हमारा जो साहित्य है वह 12 आना हमारा उसी तरह होता जैसा कि पहले था। 4 आने की गुंजाइश थी कि उसमें उसका प्रभाव जो लक्षित होता है वो 4 आने का संभावित था। तीसरी उनकी किताब जो आलोचनात्मक किताब है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो कबीर लिखते हैं 1942 में। चौथी इनकी आलोचनात्मक किताब है आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, ये आती है 1949 में। 5वीं उनकी साहित्यिक किताब है, आलोचनात्मक किताब है साहित्य का मर्म, ये भी आती है 1949 में। इसके बाद जो सबसे बड़ा उनका काम था नाथों सिद्धों को लेकर के, जो शुक्ल जी ने खारिज कर डाला था, उस पर इनका काम हुआ नाथों सिद्धों को, और वो कहीं न कहीं हिंदी साहित्य के मुख्य धारा में उसको जोड़ने का ये काम करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिसको नाथों को, सिद्धों को, जैनों को धार्मिक सांप्रदायिक कट्टरवाद कह करके शुक्ल जी उसे साहित्य के जो दायरा है, देहरी है, उस देहरी से बाहर कर डाला था। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने नाथ संप्रदाय पुस्तक में उनकी बात को काटते हैं और दिखाते हैं कि इसमें साहित्य की जो मर्म है वो है। ऐसा नहीं है कि वो साहित्यिक पैमाने पर जो नाथों का, सिद्धों का साहित्य उसको खारिज किया जा सकता है। तो नाथ संप्रदाय जो पुस्तक है हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1950 में आई। इसके बाद हिंदी साहित्य का आदिकाल आया 1952 में, और 1952 में ही हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये उनकी चौथी प्रासंगिक पुस्तक है जिसको पूछा जाता है हिंदी विभिन्न परीक्षाओं में, खासतौर से नेट में क्रम पूछा जाता है इनके आलोचनात्मक किताबों को लेकर के। 7वां उनका जो महत्वपूर्ण सैद्धांतिक रूप से किताब है, और काफ़ी एक ऐसे छात्र के लिए जो वो बीए कर रहा हो और हिंदी साहित्य में रुचि उसकी पैदा हो रही हो, तो चीज़ों को देखने का जो नज़रिया होता है कहीं न कहीं साहित्य सहचर एक आलोचनात्मक किताब हजारी प्रसाद द्विवेदी के, तो उसको भी वो भी इम्पॉर्टेंट है एक बिगिनर के लिए, एक हिंदी के शुरुआती छात्र के लिए। तो ये किताब आई थी 1965 में। इसके बाद कम महत्वपूर्ण वाली थोड़ी सी उनकी किताबें, मैं कौन जज होता हूँ कि कम महत्वपूर्ण है कि नहीं महत्वपूर्ण, लेकिन अमूमन नदारत रहती हैं उनकी ये किताबें। एक है कि कालिदास की लालित योजना 1965 में आई थी। एक बहुत महती किताब है कि भक्तिकाल के स्वरूप को समझने के लिए, वो उस किताब का नाम है मध्यकालीन बोध का स्वरूप। काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है। अगर
जिनकी रुचि हो, जिन दोस्तों की रुचि हो भक्ति काल के साहित्य को समझने के लिए, उसके स्वरूप को समझने के लिए, और उसका क्या किन किन परिस्थितियों में भक्ति जो है वो उपजी और उत्तर भारत में फैली, और उसका स्वरूप कैसे कैसे रहा, किन किन संप्रदायों में यह बटी रही। तो ये किताब काफ़ी उपयोगी हो सकती है, जो कि 1970 में प्रकाशित हुई थी। और 1970 में ही आलोचनात्मक किताब हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्युंजय रविंद्र है। ये 10-12 पुस्तक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। काफ़ी महत्वपूर्ण किताबें रही हैं, आलोचनात्मक किताबें हैं, जिनमें से यदि आप हमसे पूछेंगे या परीक्षाओं में पूछे गए जो किताबें हैं उसको आपके सामने अगर मेंशन कर दूं महत्वपूर्ण हो, या उस नज़रिए से अगर आपको देखना चाहें तो 5-7 किताबें हैं। 5 किताबें अगर चुनाव करना हो तो मैं चुनूंगा। पहली किताब तो उनको चुनना ही पड़ेगा कि सूर साहित्य, उनकी पहली आलोचनात्मक किताब है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, 1936 प्रकाशित हुई थी, ये पहली। दूसरा 1940 में आई थी हिंदी साहित्य की भूमिका। तीसरी कबीर 1942 में। चौथी नाथ संप्रदाय 1950 में। पांचवी हिंदी साहित्य का आदिकाल, और छठवीं जो है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ये दोनों, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, दोनों 1952 में आई थी। लेकिन क्रम क्या बनेगा? क्रम यही बनेगा कि पहले हिंदी साहित्य का आदिकाल, उसके बाद हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। एक निबंध के रूप में पूछा जाता है तो वो मध्यकालीन बोध का स्वरूप। ये 7 किताबें हैं आलोचनात्मक जो आपको आपके लिए, आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। और ये पूछने का क्रम क्या हो सकता है परीक्षा में कि पर्टिकुलर किताब दे दे तो पूछ ले कि ये किसकी किताबें हैं। दूसरा कि क्रम पूछ सकता है कि कौन सी किताब पहले आई, आरोही अवरोही क्रम में आप इसे मिलाइए। ये तो उनका आलोचनात्मक किताब रही है या ग्रंथ रही है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। क्वेश्चन के रूप में अगर यदि आपको जो नेट में पूछा गया है और भी कहीं जगह राजस्थान में पूछा गया है, प्रवक्ता में पूछा गया है, वहाँ के डिग्री कॉलेज में पूछा गया है, तो क्रम आप इस किताब से हजारी प्रसाद द्विवेदी के पूछे गए हैं तो उन क्रमों को देख लीजिए कि हिंदी साहित्य की भूमिका पहले रहेगा, नाथ संप्रदाय दूसरे नंबर पे, हिंदी साहित्य का आदिकाल तीसरे नंबर पे, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास चौथे नंबर पे। तो ये क्रम रहा। दूसरे साहित्य का जो दूसरा अनुशासन है, दूसरा जो विभाग है, अगर उसमें अगर आप हजारी प्रसाद को देखना चाहेंगे तो जो सबसे काफ़ी निखर करके हमारे सामने आते हैं वो विधा है निबंध विधा। तो निबंध विधा में भी उन्होंने अपना हाथ आजमाया और काफ़ी अच्छे निबंध हिंदी साहित्य में लिखे और जो काफ़ी ज्ञानवर्धक रहे हैं। और उनके जो निबंध है वो ललित निबंध में आते हैं। ललित निबंध की विशेषता है कि वो किसी चीज़ पर हो सकती है, चींटी से लेके पहाड़ तक के जो भी विषय हो सकते हैं उन सब पे लिखा जा सकता है। तो उनके जो निबंध है वो कुल 5-7 निबंध हैं और उनके क्रम को पूछा जा सकता है और उनके नामों को पूछा जा सकता है कि ये किसका निबंध है, एक प्रतियोगी के रूप में। तो पहला जो हजारी प्रसाद का निबंध आया हिंदी साहित्य में वो 1948 में आया, अशोक के फूल। दूसरा आया कल्पलता 1951 में। तीसरा आया विचार और वितर्क 1954 में। चौथा आया विचार प्रवाह 1959 में। पांचवा आया कुटज 1964 में और छठा आया आलोक पर 1973 में। सातवां आया कल्पतरु। ये 7 निबंध कुल मिला के महत्वपूर्ण हजारी प्रसाद द्विवेदी के। लेकिन बहुत बार क्रम पूछा जाता है, वो क्रम आपको जो है देखने को मिलता है कि यूजीसी कई बार पूछ चुकी है। तो ये दिया है कि पहले कौन सा आएगा, तो पहले अशोक के फूल आएगा। उन्होंने 4 ऑप्शन रखा था, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कुटज, आलोक पर्व। ये 4 निबंध हैं। पहला अशोक के फूल 1948 में, विचार और वितर्क 1954 में,
कुटज 1964 में। 1964 एक ऐसा समय है जब मुक्तिबोध की एक रचना प्रकाशित हुई थी, चांद का मुंह टेढ़ा है। ये 1964 में रचना आई थी और इसे आलोचकों ने कहा था कि ये स्वतंत्र भारत का इस्पाती दस्तावेज है। तो 64 में दो रचना आप याद कर सकते हैं, एक कुटज और दूसरा चांद का मुंह टेढ़ा है, जिसमें ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में जैसी रचनाएं संकलित हैं मुक्तिबोध के। तो ये चार पांच अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कुटज और आलोक पर्व, ये एक तरह से क्रम है हजारी प्रसाद द्विवेदी के। परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, एक बार फिर आप याद कर लीजिए। पहले नंबर पे अशोक के फूल 48 में, विचार और वितर्क 54 में, कुटज 64 में और आलोक पर्व 73 में। एक और बात आपको यहीं मेंशन कर देता हूं कि आलोक पर्व 1973 में जो रचना निबंध आई है, इस निबंध के संग्रह के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। इसके बाद हम चलते हैं कि वो साहित्य की किन विधा में महत्वपूर्ण योगदान दिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो वो विधा है उपन्यास। उपन्यासों में इन्होंने अपना हाथ आजमाया और काफी जो मील के पत्थर उपन्यास हो सकते हैं हिंदी साहित्य के, उनमें से इनके उपन्यासों की पहल एक पत्रिका आती जो जबलपुर से, माफ कीजिएगा, पहल नहीं, वर्तमान साहित्य निकलती है वो पत्रिका, और वो छमाही के रूप में निकली थी। तो 2002 या 3 का वो पत्रिका है और उसने अपना कलेक्शन दिया था कि मील के पत्थर निबंध, मील के पत्थर उपन्यास, मील के पत्थर कहानी। तो मील के पत्थर में हिंदी साहित्य के मील के पत्थर, माइलस्टोन जो लिटरेचर रहा है हिंदी साहित्य का, उसका संकलन किया था। तो उसमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाणभट्ट की आत्मकथा को उपन्यासकार के उपन्यासों में रखा गया था। तो ये बहुत से महत्वपूर्ण उनके उपन्यास है, खासतौर से ऐतिहासिक उपन्यास है। लेकिन उसकी महत्ता किस बात की है कि ऐतिहासिक संदर्भ को लेकर भी वो उपन्यास अपने समय और समाज के साथ जूझता है, उनके प्रश्नों को आपके सामने खड़ा करता है और एक विकल्प देने की कोशिश करता है। तो आइए हम देखते हैं कि इनकी चार उपन्यास हैं और चारों का क्रम क्या है, कब कब प्रकाशित हुआ है। पहला उपन्यास इनका है बाणभट्ट की आत्मकथा, जो प्रकाशित हुआ था 1946 में। दूसरा चारुचंद्र लेख 1963 में, और तीसरा पुनर्नवा 1973 में, और चौथा अनाम दास का पोथा 1976 में। मतलब उपन्यासों का जो एक यात्रा चली है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, वो 46 से लेकर के 76 तक। यूजीसी कई बार पूछती है अपने नेट में, या उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन या टीजीटी पीजीटी में कई बार पूछा गया है कि उनके उपन्यासों का क्रम क्या है। तो उपन्यासों का क्रम क्या है, पहले बाणभट्ट की आत्मकथा 46, चारुचंद्र लेख 63, पुनर्नवा 73 और अनामदास का पोथा 76। ये इसका क्रम है। और एक प्रश्न बन सकता है हजारी प्रसाद द्विवेदी पर, वो प्रश्न क्या हो सकता है? प्रश्न यह हो सकता है कि जो उनकी पहली रचना है, मतलब पहला आलोचनात्मक साहित्य, पहला निबंध और पहला उपन्यास, तो उसके क्रम को अगर आपके सामने दे दे तो कैसे आप उसको अरेंज करेंगे? तो ये हो सकता है कि पहले आलोचनात्मक किताब आई थी 1936 में। कौन सी आई थी अभी मैं आपको बताया था, कमेंट करके बताइएगा। सूर साहित्य है ना, पहले उनका निबंध आया, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आया, बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, और तीसरा अशोक के फूल निबंध है उनका 1948 में। तो ये ओवरऑल हजारी प्रसाद द्विवेदी पर एक आउटलाइन रहा है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमारा जो उद्देश्य है ये है कि जो उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन में
सिलेबस में रखे गए हैं, ये 4 जगह या 3 जगह इनके सिलेबस में मेंशन किया गया है। एक, हजारी प्रसाद को आलोचक के रूप में रखा गया है, उनकी आलोचना को समझना है, ठीक है। और दूसरा, उनके निबंध को रखा गया है, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन भर्ती संख्या 50, निबंधकार के रूप में भी रखा गया है। और उनके उसमें भी निबंधकार में कौन से उनके निबंध को रखा गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। और तीसरा, उनको रखा गया उपन्यासकार के रूप में पुनर्नवा, जो 1973 में प्रकाशित हुई। तो 3 सेगमेंट में हजारी प्रसाद द्विवेदी को उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन ने रखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, खास तौर से यदि इन पर क्वेश्चन बनेगा, कम से कम बनेगा तो 5 या 6 क्वेश्चन बनेगा उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन पर। तो आज के लिए बस इतना ही। इनके लिए एक आउटलाइन आपको दिया, उनकी रचनाओं को लेकर के, उनके साहित्य, आलोचनात्मक साहित्य, निबंध और उपन्यास, उनके जन्म स्थान, और एक चीज और बच रहा है कि इनको पद्म भूषण से भी अलंकृत किया था भारत सरकार ने, वो चीज बच रही थी, तो उसको भी मैं मेंशन कर दिया हूँ। और हिंदी साहित्य अकादमी ने साहित्य अकादमी अवार्ड भी इनको दिया, तो वो 73 में दिया गया है आलोक पर्व के लिए, तो उसको मेंशन तो आपको किया ही था। अगली जो वीडियो होगी वो वीडियो होगी इनके साहित्य में विभिन्न जो कोटेशन हैं, जो महत्वपूर्ण वक्तव्य हैं, उन वक्तव्यों को लेकर के हिंदी साहित्य में, जो हिंदी साहित्य के इतिहास की जो किताबें हैं, 2 किताबें, शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो बहसें रही हैं उद्भावनाओं को लेकर के, संकल्पनाओं को लेकर के, ऐतिहासिक संकल्पनाओं को लेके, तो उस पर होगा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो उपन्यासों के पात्र और उसका स्टेटमेंट, इस पर मेरी योजना है आगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।